क्लास 10th यूपी का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यहाँ पर पढ़ना है पहले चैप्टर में। 9th में आप पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम, जिसमें आप बहुत सारे नंबर्स को सम विषम है ना, भाज्य अभाज्य, ये सारे नंबर सब पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। आप जानते हैं संख्याएं दो प्रकार की होती है। संख्याएं देखो, बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, डीपीपी करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं। और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। संख्याएं दो प्रकार की हो जाएगी। एक हो जाएगी वास्तविक संख्या और एक हो जाएगी काल्पनिक संख्या। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल इमेजिनरी नंबर में जानते हैं कौन कौन आता है? जैसे √-2, √-3, ये सब आ जाएगा। वास्तविक संख्याएं, अब इसमें जो है आपको मिल जाएगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या √2, √3 ये सब मिल जाएगा। और परिमेय संख्या में आपको मिलेगा परिमेय संख्या में आपको मिल जाएगा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या अगर लिख देते हैं तो इसमें सम विषम ऑलरेडी इसी में इंक्लूड है, तो इसको अलग से लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको अलग से लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जब आप एक बार प्राकृतिक संख्या लिखते हैं तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ऑलरेडी हो ही जाता है। 1, 2, 3, 4 ये सब इनफाइनाइट तक हो जाता है। पूर्ण संख्या लिख दीजिए, पूर्णांक लिख दीजिए। तो आप ध्यान से देखिए, संख्याएं मूलतः दो प्रकार की होती है। एक संख्या वास्तविक होती है, दूसरा काल्पनिक होती है। काल्पनिक वैल्यू आप रियल नहीं फाइंड कर पाएंगे। अब जैसे इसको है तो इसको आप रियल नहीं फाइंड कर पाएंगे। हाँ, आप चले जाएंगे 11th में तो इसको आप इस ढंग से लिख देंगे। इसको i कर देंगे, √2i, है ना। लेकिन ये कोई वैल्यू फाइंड नहीं हुआ। तो फिलहाल आप देखिए क्लास 10th है, आप
बहुत डीप में नहीं है ना, आप यहाँ ध्यान से देखिए। संख्याएं दो प्रकार की हो गई, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी को वहीं छोड़ दीजिए, आप देख रहे हैं कौन कौन हो सकता है, -2 माइनस ये सब हो जाएगा, आई लगा रहेगा, ये सब हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर दो प्रकार का हो जाएगा, एक परिमेय होगा, एक अपरिमेय होगा। अपरिमेय वह संख्या हो जाता है जिसकी वैल्यू ठीक ठीक फाइंड नहीं किया जा सकता है, जिसकी वैल्यू ठीक ठीक फाइंड नहीं किया जा सकता है, उसकी वैल्यू लगभग में तो है लेकिन तो ठीक ठीक नहीं। जैसे पाई वाई के मान अभी क्लास 9th में भी आप देख सके हैं, और यहाँ भी आपको बता दें कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, वो लगभग मान है ना, वो 3.1412 ऐसे 4-5 अंकों तक होता है और उसके बाद ज्ञात नहीं किया जा सका है, इसलिए उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। और ये सब भी है, निकटतम मान 4 स्थान तक लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आपका जो p/q के रूप में आप जिसे बताया गया है, p/q के रूप में आप जिसको लिख सकते हैं, है ना, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या इन सबको आप लिख सकते हैं, जहाँ q ≠ 0 होता है तो आप प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, ये सब हो जाएगा। अब आपको जो पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो थ्योरम लेमा ने दिया है उसको हम पढ़ेंगे। उसके आधार पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर आप मौसा ज्ञात करते हैं। तो बात यह है कि आप मौसा आपको पहले आता है कि नहीं। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखें बच्चों, बात यह है कि वास्तविक संख्याएं जब आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, प्रयोग द्वारा HCF निकालना है, मौसा निकालना है। तो आप इस मौसा को तो पहले आप भूल ही जाइए, है ना। पहले आप क्लास 4th में मौसा जो निकाले होंगे, 5 में निकाले होंगे या 3 में, जो भी होगा, मुझे नहीं पता कि 4 में है कि 3 में है ऐसी, तो आप उस हिसाब से मौसा पहले निकालिए। जब वो मौसा आपको नॉर्मली आता रहेगा तब प्रमेयिका द्वारा आप निकालिए। तो हम पहले मौसा निकालेंगे, इसके बगैर आप इसे थोड़ा टाइम के लिए इससे छोड़िए और आपको बताना है, नॉर्मली क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसका मौसा निकालिए, फिर उसके बाद हम यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके मौसा निकाल देंगे, है ना। यहाँ पर भी मौसा ही निकाला जाता है। तो अभी हम दिखा रहे हैं, पहले आपको नॉर्मल तरीके से आता है कि नहीं। देखें, जोड़ घटाव गुणा भाग यदि आपको आता है, आप बड़े आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दे दें, अठारह का मौसा HCF बताइए। अब देखिए 27 और 18 का मौसा आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो आप इसको लिख दीजिए, चूँकि 27 ग्रेटर देन 18, इसलिए अब क्या करेंगे, इसको आप ऐसे कर लीजिए, पहले छोटे को लिख दीजिए फिर बड़े को। 18 लेस देन 27, ये हमेशा इसी पैटर्न पर आप लिखिएगा। अब क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा आप निकाल लीजिए। बोले ना, आपको पहले नॉर्मली तरीके से जब आता रहेगा तभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप एल्गोरिथम थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे क्या होगा, 18 से डिवाइड करेंगे 27 में, 1 टाइम जाएगा, 18 हो गया। अब क्या बचा, 9। अब क्या करते हैं, फिर इसको इससे ले लेते हैं, 9 दूना 18,
ए आपका आ गया 0। जब शेषफल 0 आता है, जब शेषफल 0 आता है, जब 0 आ गया शेषफल, तो ए आपका आंसर हो जाता है, आंसर 9 होगा। जिन लोग को नहीं आता है ध्यान से देखिए, यह आना चाहिए, यह आ रहा है तब आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम होगी। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। एक क्वेश्चन हम और दिखा दे रहे हैं, है ना, फिर हम उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग द्वारा मौसा पर कैसे निकालते हैं एचसीएफ, उसको दिखाते हैं। वन 135 देखिए, चूंकि 120 लेस देन 135, इसलिए आप 120 से डिवाइड कर दीजिए, क्या होगा 1 टाइम जाएगा, 120 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15, अब 120 ले लीजिए, 15 छक्का 90, 15 साते 105, 15 वाटे 120। पहाड़ा वड़ा ना याद रहे तो गुड़ा उड़ा कर लीजिएगा। 15 वाटे 120, आपका ये 0 हो गया। ज्यों रिमाइंडर 0 होता है, शेषफल जब 0 हो जाता है और जिससे डिवाइड करते हैं वही आपका आंसर 15 हो जाता है। यानी एचसीएफ जो आया 120 और 135 का, वह हुआ 15। तो आपको ये तो पहले ही बताया जा चुका है, यहाँ हम जानबूझकर बता दिए कि जो बच्चे को मौसा नहीं निकालने आता है वो पहले देख ले, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के पहले इसको देख लेंगे तो आप अच्छा रहेगा। क्योंकि हम वहाँ पर जब बताने शुरू करेंगे तो फिर इसको बताने का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, इस पर तो ध्यान भी नहीं जाएगा। इसलिए अपनी अपनी कमियों को थोड़ा जल्दी से दूर करिए। और देखिए यहाँ पर अब यूक्लिड प्रमेयिका का जो इक्वेशन होता है, देखिए अब इसको आप कर लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग द्वारा। उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 120 और 135 का मास एचसीएफ बताइए। ये आपको क्वेश्चन हो गया। तो आप बड़े आराम से रहिए, बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि इस 2 ही क्वेश्चन में पूरा खत्म हो जाता है। बोर्ड में ये लगभग कंपलसरी रहता है ना। शायद ही कोई बार ऐसा है बदल बदल करके कभी ये क्वेश्चन कभी वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा देता भी है। और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से सवाल नहीं आता है कि आप जो है 20 लगा लेंगे तो आएगा। पहला क्वेश्चन बेहद आराम से और अच्छे से उसको देखिए, क्योंकि पहली बार नहीं आया तो फिर दूसरी बार दिक्कत होता है। तो आपको बताएं यूक्लिड प्रमेय ये होता है, यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो यूक्लिड का जो प्रमेय है वह होता है A = BQ + R, जहां R क्या होता है, R शेषफल है। और R की वैल्यू होता कितना है, 0 से बड़ा और B से छोटा। 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा। B क्या है, जिससे भाग देते हैं। अब आइए देखते हैं ये कैसे आया है। सवाल तो लगाएंगे, है ना। सवाल लगाने के पहले यूक्लिड प्रमेय को ही हम देख लेते हैं कि वो आया कैसे है। तो इसको आपको दिखाते हैं कि यह इक्वेशन आया कैसे है। आइए यहाँ पर देखिए और आप अच्छे से देख सकते हैं कि वो कैसे आया है। जैसे आपको डिवाइड करना है, 9 ले लेते हैं और ये 5।
ठीक, डिवाइड कर रहा है। 5 एकम 5, 4 आया। अब इसको हम सबको लिखते हैं, कौन क्या है। यह है 4 क्या है, शेषफल। 5 क्या है, 9 क्या है, 1 क्या है। 1 है भागफल, यह है भागफल। अच्छे से देखिए, किसी बुक में लिखकर नहीं समझाया गया है। 4 शेषफल हो जाएगा, 1 इसका भागफल हुआ। 1 होता है भाजक भाज्य, तो यह होता है भाज्य, और यह होता है भाजक। आप खूब अच्छे से देख लीजिए कौन क्या है। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए, यह शेषफल हुआ, यह भागफल हुआ, यह भाज्य हुआ, यह भाजक हुआ। अब आप ये बताइए कि इन सब में रिलेशन क्या है। भाज्य, भाजक, भाजफल और शेषफल में रिलेशन क्या है। तो अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए, क्लास 3-4 में होगा हमको लगता है। भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक भागफल धन शेषफल। इसे अच्छे से देखिए। अब इसमें आप चाहें तो देख सकते हैं, 9 के बराबर हो जाएगा भाजक 5 भागफल 1 और धन शेषफल 4। आप देखिए ये पूरा आपको ये सही है। इस पर आपको आ रहा है, देखिए 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9। तो ये रिलेशन क्या कहता है, ये यहां से आप देखिए। आप यहां हमेशा देखिए भाजक से, यहां नोट लिख देते हैं, नोट, शेषफल का मान सदैव भाजक से कम होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना, यहाँ की जो चीज़ें हैं हम वहाँ डिनोट कर देना चाहते हैं। अब देखिए, यह R, यह है R, थोड़ा बड़ा लिख लेंगे ताकि आपको दिखे भी, ये R है। 9 क्या होगा, भाज्य होगा, वो A है। भागफल क्या हो जाएगा, भाजक क्या होगा, B आपका यह हो जाएगा, और Q आपका क्वोशेंट यह हो जाएगा। अब एक बात सुनिए ध्यान से, शेषफल का मान सदैव भाजक से कम होता है, क्योंकि कम नहीं रहेगा ना तो इसे डिवाइड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ते शेषफल तब हैं जब यह वाला मान कम हो जाता है और यह ज़्यादा हो जाता है ना। तो यहाँ पर नोट में यहाँ लिख दे रहे हैं कि भाजक शेषफल का मान हमेशा भाजक से कम होता है, यानी R लेस देन B होता है। अच्छे से देखिए, और रिमाइंडर शून्य हो सकता है, अगर पूरा डिवाइड करेगा तो शून्य भी हो सकता है। तो ये आप प्रमेय क्या, इसको आप अच्छे से समझिए, R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। ये जो भाजक है आपका, जिससे आप भाग दे रहे हैं, वह B है और यह रिमाइंडर है। तो यह R का मान हमेशा B से कम होगा, बराबर भी नहीं होगा। सोचिए कि अगर ये 5 होता, इसके बराबर होता, तो छोड़ेंगे, शेषफल थोड़े लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, शेषफल नहीं लिखेंगे। ये हमेशा लेस हो जाता है इसके अपेक्षा। तो आपको ये समझ में आया होगा। 0 भी हो सकता है, सोचिए अगर ये कट जाता तो क्या होता है, 0 भी आता। तो ये आपका ये हुआ यूक्लिड
प्रमेय आप इसको अच्छे से देख लीजिए। रही बात इस सवाल की, तो अभी लगा रहे हैं। अब देखिए, इस सवाल को लगाने के पहले, यहाँ से आप सवाल को नोट करिएगा, है ना। इस सवाल को लगाने के पहले एक रफ वर्क कर लेंगे। इसका म स भाग विधि से आप निकाल लीजिए। यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग बाद में कीजिएगा। कैसे? 120 और 135 का जो म स है तो उसको निकाल लीजिए। चूँकि 120 लेस देन 135 है ना, इसको तो बल्कि यहीं पर लिख देंगे, यहाँ डिवाइड करें जल्दी से। तो 120, 135, 1 टाइम ले जाइए, 120, ये 0 हो गया। ज्यों ही शेषफल 0 हुआ त्यों ही HCF जो म स है वह हो जाएगा 15। आप इसे पहले भाग विधि से देख लीजिए। यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग अब करने जा रहे हैं। तो वही भाजक वाला ले लीजिए। ए का मान क्या है सर? आप अच्छे से देखिए, ए का मान 135 है। 135, ए है 120, 120 गुणित 1 प्लस 15। आप पहली बार जब इसको एक स्टेप में देखिए, स्टेप वाइज देखिए, स्टेप वाइज देखिए। स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 आप देखिए, चरण आप कह सकते हैं स्टेप को। पहला चरण आप यहाँ से कंप्लीट कीजिए। भाज्य बराबर भाजक भजनफल शेष, है ना। भाज्य बराबर भाजक भजनफल धन शेष। आप इसका यूज करके देखिए। भाज्य यह हुआ, भाजक भजनफल धन शेष। अब यह जो रिमाइंडर है, चूंकि r नॉट इक्वल टू 0, और आप जानते हैं कि म स तब होता है अगर यदि r का मान 0 है। देखिए, r का मान 0 है तब म स ए होता है। तो अभी तो r का मान 0 हुआ ही नहीं, तो इसलिए अगला स्टेप चलेंगे। अगला स्टेप चलेंगे तो कैसे होगा? फिर से यहाँ से देखिए, 120, 15, 8 कैसे होगा? 120 ले लीजिए, दूसरे में क्या होगा? ये 15 गुणित 8 धन शेषफल क्या है? 0, 0। ये हो गया। अब चूंकि r का मान 0 है, चूंकि समीकरण 1 से r का मान 0 है, इसलिए म स जो HCF है किसका 120, 135 वह हो जाएगा 15। ये देखिए, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता हम आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ करके और यूज करते। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। यूक्लिड का जो प्रमेयिका है, एल्गोरिथम थ्योरम, ये है, और इसका यूज हम वहाँ से करेंगे। और ये कैसे होगा? भाज्य अभी लिखे थे, ये जो है भाज्य भाजक भजनफल शेष, है ना। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो लिखे तो थे ही।
पीछे इसके जस्ट वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखे हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भजनफल धन शेष, उसी का यूज करके यहाँ पर लिखा गया है एक एक स्टेप, है ना। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन अभी लगा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड प्रमेय का विभाजन द्वारा, आप दूसरे क्वेश्चन को मस्त और दूसरा देखिए, है ना। हमको लगा कि आपको आ गया होगा और इसको 2 मिनट आप लगा भी सकते हैं, हम रुके हुए हैं। बेहद इजी है, एक थे आप समझे होंगे। तो आइए इसको हम दिखा रहे हैं। चूँकि 81 लेस देन 237, आप इसको रफ वर्क में लगा लीजिएगा, है ना। ये रफ कर लेंगे तो इसको देखते हुए इस प्रमेयिका पर फिट कर देंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो देखिए 81 से डिवाइड करेंगे 237 को, कितनी बार जाएगा? 3 बार चला जाएगा क्या? नहीं, 2 बार जाएगा। 2 1 कम 2, 2 8 16, क्या हो जाएगा? 5 7। एक स्टेप यहाँ से आप बनाइए, साथ साथ लिखते हैं, ये साथ साथ इसकी फेयर करते हैं। ये भाज्य हो गया, है ना, ये भजनफल हो गया, भाजक हो गया, ये शेषफल हो गया। तो एक एक स्टेप लिखते हैं, तुरंत मासा नहीं निकालेंगे। उसको देखिए यहाँ पर लिख दें क्या, इस ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाज्य भाजक भजनफल धन शेष। एग्जाम में आप को ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी यही है ना। आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। अब भाज्य क्या हो जाएगा? 237, भाजक 81, भजनफल 2, शेषफल 75। आप जानते हैं जब तक मस अगर 0 होगा तभी इसको आपका आंसर होता है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, चूंकि जो शेषफल है, जो शेषफल r है वह नॉट इक्वल टू 0 है। जब 0 नहीं है तो आप मस नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर आगे का स्टेप देख लेंगे। 75 को फिर डिवाइड करेंगे 75 से 81 में, तो ये कैसे होगा? 1 टाइम हो जाएगा, 75 6 हो गया। दूसरा स्टेप बन गया। चलिए दूसरा स्टेप बन गया तो दूसरा स्टेप आप भी लिख लीजिए। इसको आप कर दीजिए स्टेप फर्स्ट और इसको कर दीजिए स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में फिर यहाँ से ये पूरी चीज़ें इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 81 इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 6। दोबारा पुनः लिख देंगे, पुनः शेषफल r का मान 0 नहीं है, इसलिए हमें अभी भी मास अज्ञात नहीं हुआ है। तीसरे स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो आप जानते हैं इसको ऐसे निकालते हैं 75 ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप भी यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि आपका फिर भी तीसरे स्टेप में भी अभी नहीं निकलेगा। ये देखिए तीसरा स्टेप आपका यहाँ तक आ गया। चलिए बेटा देखिए, स्टेप 2 लिख चुके हैं, यहाँ वाला आपको लिखा जा चुका है। यहाँ की चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, ये लिखा जा चुका है। स्टेप 2 तक आप समझ गए होंगे। स्टेप 3 लिखने के पहले वहाँ स्टेप 3 अपने रफ वर्क को कर लीजिए। वो कैसे करेंगे? 75 अब यहाँ देखिए, ये तीसरा जो है यहाँ से लेंगे। तीसरा स्टेप जब यहाँ से लेंगे, स्टेप 3 यहाँ से लेंगे,
तो उसको अच्छे से लिखिए, वही भाज्य बराबर। तो स्टेप थर्ड जब लेंगे तो 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3। दोबारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो लिखेंगे पुनः आर ही लिख दें, शेषफल हिंदी में बार बार इतना बड़ा मत लिखवाइए, है ना, नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं होगा मासा नहीं निकलेगा, है ना। आइए आगे जब बढ़ेंगे, ये आपका 0 हो गया। चौथे स्टेप में जब हम आएंगे तो देखिए यहाँ दोबारा देखिए भाजक भाजनफल शेष, इसको फिर से लिखेंगे, आपको फार्मूला लिखे भी हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 हो गया। तो चूंकि r का मान 0 हो गया, इसलिए जो मासा है, जो HCF जो निकाल रहे हैं 81 और 237 का, उसका HCF जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 3 होगा। यहाँ से आप देख लीजिए 3 होगा। यह है यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा HCF निकालना। एक और दिखाएंगे, 3 कम से कम दिखा दें ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह न रह जाए। एग्जाम में एक आता है, अच्छे से समझ लीजिए। अब छोटा दिखाएंगे, है ना, काफ़ी बड़ा चला जा रहा है, छोटा दिखाएंगे, समझ में आना चाहिए। स्टेप ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये देखिए, एक बार डिवाइड करेंगे, रफ वर्क को अच्छे से देखिए, एक बार डिवाइड करेंगे, इसको आप स्टेप फर्स्ट करेंगे, दूसरे बार डिवाइड करेंगे, स्टेप सेकंड कहेंगे, तीसरे बार स्टेप थर्ड कहेंगे, और यहाँ पर बनाएंगे स्टेप फोर्थ हो जाएगा। और कितने स्टेप पर खत्म होगा ये तो 0 पर डिपेंड करेगा ना, जैसे कि आप लगाते आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा पैंतालीस और 60 का मॉस HCF ज्ञात कीजिए, है ना। हम छोटा सा दिए, लेकिन जब आपसे पूछेंगे ना तो यहाँ दोनों जगह 8 लिख देंगे, है ना, और वो बड़ा हो जाएगा, 845 जाएगा, 860 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए समझ में आना चाहिए। पहले क्या करेंगे, पहले रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में क्या हो जाएगा, 45 लेस देन 60, तो 45 से डिवाइड कर दीजिए, 15, एक स्टेप हो गया। आइए एल्गोरिथम थ्योरम जो होता है यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा एल्गोरिथम प्रमेय आपका हो जाएगा A = BQ + R।
ठीक। r का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा। स्टेप फर्स्ट क्या होगा बेटा, स्टेप फर्स्ट होगा, यहां से देखिए एक बार भाग देंगे, स्टेप फर्स्ट हुआ। स्टेप फर्स्ट यहां हुआ है ना। वही आप जानते हैं ना, ये भाज्य है, ये भजनफल है, ये भाजक है, ये शेषफल है। लिखने की जरूरत नहीं ना, अभी हम वीडियो को देखिए पीछे करके थोड़ा सा, उसमें आपको ये पूरा लिखे हुए हैं। तो आइए दिखाएं। 60 = 45 × 1 + 15। चूंकि शेषफल क्या है, शेषफल जो r का मान है वो 0 नहीं है, इसलिए स्टेप सेकेंड आएगा। अब यहां क्या करेंगे, 45 ये हुआ 0, तो स्टेप सेकेंड क्या हो जाएगा, यहां पर दूसरी बार भाग देंगे, स्टेप 2 हो जाएगा, है ना। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा, 45 = 15 × 3 + 0। चूंकि r का मान 0 है, इसलिए HCF जो होगा, जो मास होगा, वह कितना आएगा, किसका किसका, 45 और 60 का, वह आएगा। यहाँ भी आंसर देख लीजिए, यही ना होगा, 15। अच्छे से देख लीजिए, पहले चैप्टर में रियल नंबर में बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर गिन करके आप यूक्लिड का 3 क्वेश्चन खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको किसी भी बुक NCERT समेत आप सॉल्व कर लेंगे। यूक्लिड प्रमेय का सम विषम रूप, उसमें भी 3 ठे भी करा देते हैं इसके बाद, है ना। और उसके बाद परिमेय अपरिमेय, √2 √3 को जो सिद्ध करना है, ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, 3-3 कह लीजिए, 9-10 क्वेश्चन जो अच्छे वाले बनते हैं, बोर्ड में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है और अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है। लेकिन अच्छे से समझ में आना चाहिए। बच्चे अगर ध्यान से नहीं देखोगे, आप लोग केवल इसी को देख करके डर जाओगे, है ना। सॉल्व करने की बात भूल जाओ। जैसे यहाँ पर है ना, आपको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। ये देखिए, ये भाज्य है, लिखे हैं ऊपर, फिर लिख दे रहे हैं, भाज्य है, ये भाजक है, ये भजनफल है, और ये शेषफल है। देखिए यही ना है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भजनफल है, और यहाँ वाला शेषफल है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, है ना। अब दोबारा इस पर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी तो यूक्लिड प्रमेय जब मासा आप ज्ञात कर रहे थे तो बहुत आसान था, है ना। आपको लगा होगा कि क्लास 4th में जैसे मासा निकालते हैं वैसे ही रख कर निकाल लीजिए। लेकिन इस प्रमेयिका का प्रयोग करके जब आप विषम और सम प्रूव करते हैं तो कैसे होता है ना। चूँकि आप जानते हैं जिसमें 2 का मल्टीप्लाई होता है वो सम होता है, और सम में 1 जोड़ दिया गया विषम है। तो आपको ये सिद्ध करना है कि किसी भी धन पूर्णांक के लिए, किसी भी धन पूर्णांक के लिए धनात्मक सम पूर्णांक अगर रहेगा, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक अगर सम है तो 2m होगा, और धनात्मक होते हुए अगर विषम है तो इस रूप का है। तो आप धनात्मक पूर्णांक मानिए
मत सम मानिए और मत विषम मानिए। तो आप मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना, ए धनात्मक पूर्णांक है। यहां देखिए धनात्मक सम है और यहां देखिए धनात्मक सम है और यहां धनात्मक विषम है, लेकिन आप सिर्फ इसको मानिए, धनात्मक को मानिए, धनात्मक को मानिए, कोई ए धनात्मक है। सम विषम दोनों मत मानिए, वो छोड़ दीजिए, वो प्रूव करेंगे तो आएगा। अब जो यूक्लिड प्रमेयिका है, यूक्लिड प्रमेयिका जो है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये देखिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए b का मान यहां से देखिए 2 हो जाएगा। तो आप यहां पर a 2 हो जाएगा, देखिए यहां पर a हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान से अच्छे से आप देखिएगा, इसलिए r का मान होगा 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 2 से छोटा, होगा कि नहीं, है ना। आप यम फाइंड करना चाहते हैं तो इसको यम लिख दीजिए, यम के रूप हो जाएगा। क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, इसी से यहाँ पर पुट किए हैं। b का मान 2 रखे हैं, q पूर्णांक है, यम कर दीजिए, r है ये। r का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा बट 2 से छोटा होगा, तो इसलिए r का जो मान होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। अब समीकरण 1 से r बराबर 0 तथा b बराबर 2, इसको ऐसे लिख दीजिए, यदि r बराबर 0 तथा b बराबर 2 तो समीकरण 1 से ऐसे कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अब आप इसमें रखिए a का मान हो जाएगा 2m प्लस, है ना, 2m प्लस r का मान 0, तो a बराबर क्या हो गया 2m, और यदि r का मान 0 न ले बल्कि 1 ले ले तथा b का मान 2, तो फिर समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a बराबर 2m प्लस r का मान 1 हो जाएगा। अर्थात देखिए जो रिमाइंडर बचता है या तो 0 होता है या तो 1 होता है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जब 0 होता है तो 2m आया और जब 1 रिमाइंडर है तो इतना आया, या सम आया या विषमता। अर्थात जो धनात्मक पूर्णांक पर प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक पर सम 2m और विषम पूर्णांक
2m+1 होता है, यही सिद्ध करना था, है ना। इसको अच्छे से देख लीजिए।